नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2020 का मेंस का रिजल्ट आ चुका है। 2020 का इंटरव्यू का शेड्यूल भी आ चुका है। 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल 2021 तक है। इस वाले वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी A to Z, क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे किस किस क्वेश्चन को आपको तैयार करना चाहिए, पहले से सीवी के कौन कौन से पॉइंट होते हैं, हॉबी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने चाहिए, आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्या क्या देखने चाहिए, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे यूपी पीसीएस 2019 के जो टॉपर हैं, रैंक नंबर 4 कुणाल गौरव जी आपको पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे। बेसिक टिप्स यही है कि लेटेस्ट 4-5-6 महीने का करंट अफेयर आप देख लीजिए, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के जितने इश्यूज हैं उनको एक बार ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश में क्या क्या जो है अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या डेवलपमेंट है। यूपी बजट आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, हमारा वीडियो भी इस पे पड़ा हुआ है। नॉर्मल बजट में क्या क्या चीजें हैं, इकोनॉमिक सर्वे में पूरा जो है पिछले साल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या क्या रहा, वो सब जो है आप देख सकते हैं। प्लस आपकी हॉबी जो भी हो उस पर थोड़ा सा अच्छे से काम कर लीजिएगा। प्लस आपका जो ग्रेजुएशन जहां पे रहा हो उससे रिलेटेड थोड़े बहुत जो बेसिक सवाल होते हैं, प्लस आपके जो एचआर सवाल होते हैं कि भैया आप एसडीएम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप कहां से हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन कहां से है, अभी तक क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें बताइए। पूरी एक हमने टॉपर्स की प्लेलिस्ट दे रखी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल जो है यूट्यूब चैनल पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारे कई सारे टॉपर्स ने आपको पूरा गाइडेंस दिया हुआ है। जो लोग भी पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो लोग ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जो लोग 2021-22 की तैयारी कर रहे हैं, ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए भैया कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। 1500 नंबर का मेंस हो चुका है, अब 100 नंबर का सिर्फ इंटरव्यू बचा है। यहां पे सिर्फ पर्सनालिटी का टेस्ट है, यहां पे आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट है, किस तरह से आप चीजों को टैकल करते हैं। आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं, सारी चीजें इसमें बताइए। ऑल द बेस्ट है। जय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुणाल गौरव है। मैंने यूपीपीसीएस 2019 में चौथी रैंक हासिल की है और इस वीडियो के थ्रू मैं यूपीपीसीएस 2020 के कैंडिडेट्स के लिए सम टिप्स रिगार्डिंग इंटरव्यू उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आई वुड लाइक टू थैंक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है। तो स्टार्टिंग विद द सेशन, मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। मैं बेसिकली 6-7 चीज़ों में इसको मैंने डिवाइड करके रखा है। पहली पार्ट जो होगी वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे उस पर होगी। सेकंड, आप किन किन एरिया को कवर करेंगे। थर्ड में मैं जो आप सोर्सेज जिनको आपको रेफ़र करना चाहिए। फोर्थ, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए फॉर क्वेश्चंस जिसे आप जानते हैं एंड फॉर दोज क्वेश्चंस जिसके लिए आपके पास एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, आपको उनको कैसे एड्रेस करना चाहिए। और आपकी अप्रोच, आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए उस क्वेश्चन के लिए। पांचवी की आपकी फ्रेम ऑफ माइंड क्या होनी चाहिए कि जैसे आप एंटर करते हैं रूम में तो उस समय व्हाट शुड बी योर फ्रेम ऑफ माइंड। एंड ऑल्सो वाइल आंसरिंग, जब आपके इंटरव्यू के बीच में पीक्स एंड लोज आएंगे, जैसे कि आपने 4-5 क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर दिए हैं या फिर आपने 4-5 के बिल्कुल गलत या ना जवाब दिया है, देन व्हाट शुड बी योर फ्रेम ऑफ माइंड। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि सम जनरल क्वेश्चन जो होते हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं उनके मैं स्टैंडर्ड आंसर्स कुछ आपको बताऊंगा और सम जनरल डूज एंड डोंट्स। तो स्टार्टिंग विथ एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि मार्क्स क्या होते हैं, एवरेज मार्क्स। तो 45 to 75 के अराउंड मार्क्स वेरी करते हैं। एनीथिंग अबव 65 इज अ वेरी गुड स्कोर और 70 इज अ वेरी गुड स्कोर। फाइन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पहला क्वेश्चन जो होगा वो एचआर क्वेश्चन होगा। इसमें वैसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए, या आप अब तक क्या कर रहे थे, या why should you take you why should you we make you an SDM। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे जो है वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको एक सिचुएशन दे दिया जाएगा कि कहीं पे कुछ कॉम्युनल वायलेंस हुआ है या कहीं पे कुछ राइट्स हुए हैं, या कहीं पे हंगर से एक बच्ची मर गई है और उसमें लोग जो हैं वो उग्र हैं, आप वहाँ पे क्या करेंगे, या करप्शन विद इन द सिस्टम के लिए आप क्या करेंगे। द थर्ड इज द लॉजिकल क्वेश्चन जिसमें वाई पे बेस्ड होता है मोस्टली,
इन क्वेश्चंस में आपको स्टैंड लेना होता है, लाइक सबरीमाला इशू पे व्हाट्स योर स्टैंड। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अयोध्या वर्डिक्ट में डू यू थिंक जस्टिस हैज बीन डन, ऐसे क्वेश्चंस हैं। चौथे जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे में जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, या फिर वो किस जगह पे है। इस तरह के बिल्कुल फैक्ट्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द करंट एनपीए, या व्हाट इज जीडीपी, या व्हाट इज जीडीपी ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश और इंडिया, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड फिफ्थ इज प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन। प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन मीन्स जो आपकी डैफ है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, लाइक आपकी जो नाम है, जैसे कि मेरा नाम कुणाल है, तो कुणाल का मीनिंग क्या है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी या 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी 1993 या 4 को क्या हुआ था, इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसा इवेंट आपसे पूछा जा सकता है। या फिर वो ईयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 1993 में ऐसा क्या हुआ था, ऐसा पूछ सकते हैं। पर यूपीपीसीएस में उतना इंटरव्यूअर के पास उतना डिटेल नहीं होता है, उनके पास बस मार्कशीट शायद होता है, जहाँ तक कि मुझे पता है, तो शायद ये ना भी पूछ सकते हैं। पर अगर आप बेसिकली प्रोफाइल प्रिपेयर करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों पे कर लेना चाहिए काम। देन आपकी स्टेट जो है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे ही है बेसिकली, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट से तो उतना नहीं पूछेंगे। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पूरे फैक्ट्स होने चाहिए, इसको मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा। और फिर आपने जहाँ जिसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड किया है, तो अगर आप बताते हैं उन्हें कि मैंने इसमें बीटेक में इस सब्जेक्ट से किया है, तो वहाँ पे आपसे उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। फिर या फिर आपने वो ऑप्शन क्यों नहीं चुना, ये आपसे सवाल पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आता हूँ सेकंड हेड पे कि एरियाज टू कवर जो होंगी, जो आप कौन सी ब्रॉड एरियाज जो हैं जिसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक प्रिपरेशन की पार्ट आपकी होगी कि आप कंटेंट वाइज प्रिपेयर करेंगे, दूसरी होगी कि आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में आप जो ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल हैं यूपीपीसीएस के जो हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे कोचिंग वालों की जो मॉक इंटरव्यू है, उन क्वेश्चंस को आप खुद से पूछिए और उसकी आंसर आप खुद प्रिपेयर कीजिए। आई थिंक दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स अबाउट दिस एग्जाम। तो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं होगा कि आप कितना जानते हैं, द थिंग इज आप कितना जानते हैं और उसको आप कैसे आप अच्छे से एड्रेस कर पाते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज आप जब ना जवाब देंगे उस समय आपकी फ्रेम ऑफ माइंड कैसी होती है एंड हाउ यू हैंडल इट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब आप जवाब दे रहे होते हैं तो कई बार आप सोचते नहीं हैं, तो ये भी चीज़ इशू जब आप उस प्रैक्टिस में आएंगे तब ये होगा। तो अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो एक तो आप अपनी प्रोफाइल को पूरा कवर करेंगे, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। सेकेंड इज जो उत्तर प्रदेश की बजट है और सर्वे है, उसमें जो आपकी ब्रॉड फिगर्स हैं या उसमें जो ब्रॉड ट्रेंड है, लाइक इंडस्ट्री पे बहुत फोकस हो रहा है, अभी लेदर पार्क आया है, या फिर अभी फिल्म सिटी बनाने की बात की जा रही है, एक एयरपोर्ट नोएडा में आ रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। देन एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो है आपकी टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स, या फिर मेजर क्रॉप्स क्या क्या हैं, रीजन्स क्या क्या हैं। एंड इसके अलावा आप जो मेजर रीजन्स हैं, जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि सोनभद्र की इशूज क्या हैं और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है जो कि बाकी जगह से अलग है। तो इसी तरह आप एक ब्रॉड हेड फिगर में आप उत्तर प्रदेश को बांट के देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी की क्या प्रॉब्लम है, सेंट्रल यूपी की या फिर तराई रीजन की क्या प्रॉब्लम है, पूर्वांचल की क्या प्रॉब्लम है, बुंदेलखंड एंड दिस इज सोनभद्र जो कि नक्सलिज्म वगैरह का भी इशू है वहाँ पे। तो उस तरह से आप सारे हेडिंग्स को, अगर आप जनरल पॉइंट देखेंगे कि कहीं पे फ्लड है तो ये रेकरेंट चीज़ है कि ईस्टर्न यूपी में फ्लड का इशू ज़्यादा है। या फिर अगर आप ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे, उधर साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे रेड सॉइल है, तो फिर वहाँ पे एक प्रोडक्टिविटी की बात की इशू आ जाती है कि सॉइल फर्टाइल नहीं है वहाँ पे, डिस्प्लेस्ड माइग्रेशन है बुंदेलखंड में। तो 5 जेनेरिक चीज़ें जो हैं ये आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लें फॉर ऑल द रीजन। इसी तरह आप यूपी एज ए होल की आपकी इशू जब बात करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक आर द 5 बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूपी, तो यहाँ भी आप उसी तरह से आप सेक्टर वाइज सोच लें कि जैसे कि एक वीमेन का इशू कॉमन होता है, या फिर एक डेमोग्राफी है जिसको हम हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं, लाइक पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है पर उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट हम नहीं दे रहे हैं और उतनी प्रोडक्टिव नहीं दे रहे हैं। तो सो देयर इज अ केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी की बात हो जाए, या फिर
क्राइम की बात हो जाए, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन की बात हो जाए, तो 5 चीज़ें जो 6 चीज़ें आप ब्रॉड पहले से प्रिपेयर कर लें। ज़रूरी ना हो कि वो सबका एक होगा जैसे आप प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ये आप खुद प्रिपेयर करें ताकि आपकी आंसर वहाँ पे थॉटफुल लगे। फिर जो न्यू स्कीम्स आ गई जो उत्तर प्रदेश की कोई न्यू स्कीम है या फिर कोई नया इनिशिएटिव हुआ है, जैसे कोई भी नया पार्क एक बटरफ्लाई पार्क आया था जैसे एक बार पूछा भी गया था ये, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप फैक्ट्स में डेवलपमेंटल स्कीम्स इनको तैयार कर लें। फिर एक हॉबी जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो आपसे वो पूछेंगे भी कि आपकी हॉबी क्या है। तो आप हॉबी के बारे में 4-5 पेज अच्छी तरह से 3-4-5 पेज आप तैयार कर रहे हैं या 1 या 2 हॉबी आप बताते हैं। जैसे कि सपोज़ कि आपकी हॉबी मेडिटेशन है, तो आप मेडिटेशन किसे कहते हैं? कितने तरह की मेडिटेशन होती है? मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं? मेडिटेशन से आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे फ़ायदा होगा? या फिर मेडिटेशन योग से कैसे रिलेटेड है? या फिर आज के समय में जब आप देखते हैं कि मेडिटेशन को कमर्शियलाइज़ किया जा रहा है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मेडिटेशन? तो उसमें आप बोल सकते हैं कि आज के डेट में कमोडिफिकेशन हो रहा है इस चीज़ का, जो कि योगा के फिलॉसफी के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। तो इस चीज़ से इस तरह से आप जो है एक 360 डिग्री आपकी व्यू जो है हॉबी पे होनी चाहिए, जिससे आप हॉबी को कवर कर पाएँगे। इसके लिए मोस्टली आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे, साथ ही जो आपकी हॉबी है उससे रिलेटेड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो होंगी, जैसे कि साइक्लिंग है या फिर चेस है, तो चेस की कौन टूर्नामेंट कोई कोई बड़ी ट्रॉफ़ी या कुछ भी हो उससे रिलेटेड या कोई अवार्ड उससे रिलेटेड हो या फिर उसके बड़े प्लेयर हों जो इम्पोर्टेंट पर्सन हो, वो सब आपको पता होनी चाहिए। या फिर कुछ लोग जॉगिंग लिखते हैं, तो उन्हें ये पता होनी चाहिए कि मैराथन की डिस्टेंस क्या है, क्या होती है या फिर हाफ मैराथन की या फिर प्रोमिनेंट मैराथन इंडिया की क्या-क्या है। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना होगा हॉबी के लिए। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे सोर्स के लिए, तो मैंने उत्तर प्रदेश के लिए एक अरिहंत की उत्तर प्रदेश की बुक आती है, उससे देखा था। मैं डिटेल में नहीं गया था, ऊपर-ऊपर से ही मैं देखा था बस कि क्या मेजर क्रॉप्स हैं या क्या टूरिज़्म सेंटर हैं। इंटरव्यू में फैक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह से इंटरव्यूअर को एंटरटेन करते हैं। लाइक यू हैव टू स्पीक टू देम टू समथिंग, कुछ बोलना है लेकिन कुछ मीनिंगफुल बोलना है। और ये हमेशा आपको याद रखना है कि देयर इज ए लिमिट टू फैक्ट, आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं 8-10 दिन में जो प्रिपेयर कर सकता हूँ वो करूँगा, पर अगर आप ना करें तो उस समय आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक लिमिट में प्रिपेयर करें। इंटरनेट या अरिहंत से ही कर रहे हैं, क्योंकि 10 दिन ही 15 दिन जो भी है आपके पास बहुत नहीं कर सकते हैं। टूरिज़्म एक फेवरेट टॉपिक होता है, तो इससे रिलेटेड जो है वो आपको देख लेना चाहिए। फिर आते हैं अप्रोच टू आंसर क्या होनी चाहिए आपकी। सबसे पहली चीज़ मेरे साथ है कि मैं तेज़ बोलता हूँ, तो इसके लिए मैंने किया था कि आप एक पॉज़ लेके बोलें। लाइक इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इंटेंशनली 1-2 सेकंड के लिए रुके वहाँ पे। उससे सामने वाले को भी लगता है कि आप सोच के बोल रहे हैं। सेकेंडली, बी हम्बल इन योर अप्रोच। जैसे कि अगर आप कुछ भी पॉइंट आप रख रहे हैं, तो उसमें ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा रूड है टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। या फिर अगर आप डिसएग्री करते हैं, तो वहाँ पे रिजिड वर्ड यूज़ ना करें। लाइक मस्ट का यूज़ मिनिमम होना चाहिए, ऑलमोस्ट ज़्यादा बेटर वर्ड है, क्योंकि ये आपकी रिजिडिटी को शो नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों की ध्यान रखें। तीसरी, जो अभी आप बोल रहे हैं तो उसमें वैल्यूज़ पे फ़ोकस करें कि जब से आपसे कोई पूछा जाए टॉपिक उस पे, तो उस एनालिटिकल पार्ट पे आप उस चीज़ में वैल्यू की बात करें। जैसे कि सबरीमाला इश्यू की ही बात हो रही है, तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, राइट्स ऑफ द वीमेन क्या होनी चाहिए या फिर राइट्स ऑफ द कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट इट्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो वहाँ पे आप सारी चीज़ कवर करें या कहीं आपको स्टैंड लेना है तो आप ले सकते हैं, पर आप जो भी लो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और वो आप बोलते समय ही बता दें कि मैं ऐसा इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि इस वैल्यूज़ के हिसाब से, इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ। तो आपकी वो क्लैरिटी रहेगी कि स्टैंड जो है वो अनजस्टिफाइड नहीं है। फिर अगर आपसे कुछ भी चीज़ पूछा जाए, फैक्ट्स, प्रॉब्लम्स पूछा जाए, तो अगर आपके पास फैक्ट्स हो, जैसे कि इश्यूज़ ऑफ बुंदेलखंड पूछा जाए और आपके पास कुछ डिस्ट्रेस माइग्रेशन से या पॉवर्टी डेटा के लिए कुछ आपके पास है, तो आप उसे ज़रूर अपने आंसर में ऐड करें, क्योंकि फैक्ट्स देने से एक आंसर जस्टिफाइड होगा आपका वहाँ पे। फिर ऐसी भी सिचुएशन आती है जब जब आप आंसर नहीं दे पाते हैं। मैं
5-6 फैक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया था, मुझसे पूछा गया था, या कई जगहों पे मैं बोल रहा था कि आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो इस तरह से जब अगर आप नहीं कुछ कह पा रहे हैं आंसर में 3-4-5 सवाल में, या नहीं दे पा रहे हैं, तो जस्ट बी काल्म। आपको वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर आई विल रीड अबाउट दिस, या फिर अगर आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहाँ पर बोलिए कि आई एम अनेबल टू रिकॉल इट सर, आई विल रीड अबाउट इट, या सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आप ये बोल सकते हैं। या फिर अगर आपको कहीं कहीं भी अगर आप कुछ गेस कर रहे हैं, जैसे कि कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, जैसे कि आपसे कोई सवाल पूछा गया कि राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं, और आपको एग्जैक्ट फिगर शायद आप भूल रहे हैं, या 12 है या 15 है, तो आप बोल सकते हैं कि सर आई थिंक इट्स 12, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। इस तरह से आप जो है एक आप ऑनेस्टी आपकी झलकती है कि आप गलत नहीं बता रहे हो। या फिर आप तब से कभी गलत हो जाए तो आप अगर आपसे हो ऐसा भी हो जाए कि आपको बाद में पता चले मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो आप बाद में उतना पैनिक ना हो, क्योंकि एक गलती के बाद आप कितने आपको स्टेबल रखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि आफ्टर द इंटरव्यू जब आप निकल रहे हैं तो एक स्टेट ऑफ बैलेंस होनी चाहिए। 4-5-6 आंसर ना दे पाएँ, उससे उतना जज नहीं होता है जितना इससे जज होता है कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं, और आप बाकी के क्वेश्चन कैसे रिप्लाई करते हैं। कभी अगर आप नहीं भी आंसर दे पा रहे हैं, देन वेट फॉर द मोमेंट, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं सिचुएशन बेस्ड और एनालिटिकल क्वेश्चन, ये ज़्यादा आपको आपके पर्सनालिटी को दिखाती है रादर दैन एक फैक्चुअल क्वेश्चन। तो फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन अगेन कि अगर आपसे 2-3 नहीं हो रहा है, देन जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट जब आपका आएगा। देन कई बार होता है कि इंटरव्यूअर आपसे पॉलिटिकल नेम्स ले लेते हैं कि वो तो ऐसा बोल रहे हैं, जैसे मुझसे बोला गया था एक पॉलिटिकल फिगर का नाम लेके कि उसने ऐसा बोला, तो आप इसको डेमोक्रेटिक समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो अब आप उस नाम पे ना जाएं कि उस आदमी ने क्या किया, आप उस इशू के अराउंड बात करें। डोंट गो अराउंड द नेम। आप उसमें वैल्यूज क्या क्या है या क्या है वो आप बिल्कुल ए पॉलिटिकल होके जो होनी चाहिए भाषा ना, उस भाषा में आप उसको करें। या कभी-कभी जैसे आप बोलते हैं कि आई एम अनेबल टू रिकॉल इट और वो बता देते हैं, तो उस समय आपको थैंक यू बोलना चाहिए सपोर्ट करने के लिए, पास अ स्माइल एंड देन थैंक यू। और उस समय जो है आप हाँ, ठीक है, फिर 5वीं टॉपिक पे हम आते हैं, जो कि ओवरऑल फ्रेम ऑफ माइंड क्या होनी चाहिए आपकी। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंदर घुसने से पहले टेक द परमिशन ऑफ द बोर्ड की मे आई कम इन बोलेंगे आप। फिर जब तक वो ना बोले तब तक आप बैठे ना, और फिर जब वो बोल दे बैठने को तो यू शुड से थैंक यू टू देम। और फिर एक प्री परसीव्ड नोशन के साथ ना जाए कि ऐसा सवाल मुझसे पूछा जाना चाहिए या ऐसा इंटरव्यू होगा। एक ना एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रेम ऑफ माइंड से जाइए। आप जितना ओपन होके जाएंगे वहाँ उतना आप काल्म रह पाएंगे। एंड हैव अ प्लेजेंट फेस। आपको हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है, लेकिन एक प्लेजेंट फेस होना चाहिए आपका बिल्कुल ऐसा ना लगे कि मतलब ही इज़ नर्वस, उस तरह की चीज़ें ना हो। फिर ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मेरी ज्योग्राफी ऑप्शनल थी, तो ज्योग्राफी की पहले बात करते हैं, फिर जनरल भी बात करेंगे। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्टली जो है ज्योग्राफी का पेपर 2 जो है वो बहुत डायनेमिक पार्ट होता है। और फिर जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि ड्राउट्स हो गए, फ्लड्स हो गए, ये सब चीज़ें, या क्लाइमेट चेंज बहुत हॉट टॉपिक है, तो इन सब चीज़ों पे आप प्रिपेयर कर लें। थोड़ी सी फैक्ट्स आपके पास होनी चाहिए, और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आप एनालिटिकली जो हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड, या फिर हाउ विल यू एड्रेस फ्लड इन उत्तर प्रदेश, तो इन सब चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहें। और बाकी ऑप्शनल की जैसे बात करते हैं किसी भी ऑप्शनल में, तो कॉन्टेम्प्रोरी चीज़ जो रिलेटेड होती हैं उन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ वो कॉन्टेम्प्रोरी से ही पूछते हैं। या फिर आपके पास इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आपके ऑप्शन से जब वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उस पर उनको इंगेज कर सकें। और इन एनी केस अगर आप नहीं याद कर पाते हैं कोई भी चीज़, चाहे वो आपकी ऑप्शनल की हो या फिर आपके ग्रेजुएशन बैकग्राउंड की हो, तो उसके लिए आप अगेन डोंट पैनिक, जस्ट आप उनसे बोलो कि सर आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, और पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन कुछ जो जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके मैं कुछ मॉडल आंसर डिस्कस करूँगा। जैसे कि अक्सर ये पूछा जाता है कि आपके पास आपकी 3 क्वालिटीज़ या 5 क्वालिटीज़ जो हैं
जिससे हम आपको एसडीएम बना दें। तो आप उसमें बोल सकते हैं कि जैसे एथिक्स के जो वैल्यूज़ हैं, वहाँ से कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे पास इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, ये सब आप कोई 5 वैल्यूज़ जो हैं, जिस समय जो आपको आपको दिमाग में पहले आए, आप उसको करके लिख सकते हैं कि बता सकते हैं कि ये क्वालिटीज़ है और मुझे लगता है कि इस क्वालिटीज़ से मैं ना ही इस पोस्ट की ड्यूटी को फुलफ़िल करूँगा, लेकिन बल्कि मैं सिस्टम में बहुत वैल्यू एडिशन करूँगा। जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि 5 क्वालिटी क्या है आप में एसडीएम में बनने में, तो मैंने उनसे बताया था 5 वैल्यूज़, जिसमें मैंने इंटीग्रिटी बोली थी, बोला था, पर उसमें ऑनेस्टी नहीं बोला था। तो दे सेड कि यू सेड कि आपने ऑनेस्टी नहीं बोला, आप ऑनेस्ट नहीं हो। तो फिर मैंने उनसे बोला कि नहीं सर, इंटीग्रिटी में ही ऑनेस्टी इंक्लूड होती है। तो देन द चेयरमैन अगेन सेड कि नहीं ऑनेस्टी अलग चीज़ है। तो वह यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आप उससे यहाँ पे बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि ऑनेस्टी इंटीग्रिटी का ही एक पार्ट है और वो इनकार कर रहा है, तो आप उसे एक कंड्यूसिव तरीके में समझाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे उनसे बोला था कि सर, अगर मैं इंटीग्रल रहूँगा तो मैं कभी सर, मैं अगर ऑनेस्ट हूँ इसका मतलब मैं कुछ गलती करके उसको मान लूँगा, ये ऑनेस्टी हुई। लेकिन अगर मेरे पास इंटीग्रिटी है तो मैं कभी कुछ गलत करूँगा ही नहीं, ताकि मुझे वहाँ पे माननी पड़े। तो वो बहुत खुश हुए थे इस चीज़ से वो। तो उसी तरह अगर कभी भी आपके पास कन्फ्रंटेशन की बात आती है, तो अवॉइड द कन्फ्रंटेशन। जैसे कि आप एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करिए, ना कि आप किसी बोर्ड मेंबर से कन्फ्रंट कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आती है कि आपके वीकनेस क्या-क्या हैं? तो वीकनेस में आप ज़्यादातर एमोरल चीज़ की बात करिए, जैसे कि स्वीट्स जो है, मेरी सर स्वीट्स आर माय वीकनेस, या केक्स आर माय वीकनेस, ऐसी चीज़ें जो 2-3 आप खोज के रखें। या फिर ऐसी चीज़ आप ना बोलें कि मतलब जो बिल्कुल ही आपके पोस्ट के लिए बहुत अ, उसके अपोज़िट हो। जैसे कि अगर आप बोल सकते हैं कि सर मेरे में पेशेंस की कमी है, तो फिर अगेन वो सवाल पूछेंगे कि आप इतने टफ जॉब के लिए जा रहे हो और आप में पेशेंस की कमी है। तो या तो आप जो अपना वीकनेस बता रहे हैं, आप उसको जस्टिफ़ाई करें कि मेरे में ये वीकनेस है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सर, मैं बहुत ज़्यादा दयालु हूँ, तो मुझसे कभी ये कभी मेरी कमज़ोरी बन जाती है। लेकिन आप जब वीकनेस बताएँ तो आप ये भी बताएँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो और वीकनेस में कभी ये नहीं कहना चाहिए कि सर, आई डोंट नो एनी ऑफ माय वीकनेस। जितना तक हो सके उतना आप प्रिपेयर करके रखिए ये क्वेश्चन, क्योंकि फिर वो पूछने लगते हैं कि यू थिंक यू आर एन एब्सोल्यूट पर्सन। तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप उसे प्रिपेयर कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ट्राई नॉट टू मेंशन अपने स्कूल का नाम या अपना डिस्ट्रिक्ट नाम मेंशन करें, क्योंकि ऐसा बोला भी जाता है। जैसे आपसे पूछा भी जाए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे रादर देन सेइंग कि मैंने डीएवी से पढ़ा है, आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि सर, आई हैव डन माई 10th बोर्ड फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, या फिर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तक तो चलता है, पर बोर्ड जो है, मतलब रादर देन गिविंग द स्कूल नेम और प्लेस, आप बोर्ड की नाम लें, जिससे कि आपके जगह का पता ना चले। दैट इज़ बेटर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आप इंजीनियरिंग के बाद आप क्यों सर्विसेज में आना चाहते हैं? या फिर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप जो है प्रेजेंट जॉब जो है वो क्यों छोड़ना चाहते हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं। तो पहले सवाल पे आते हैं कि आप इंजीनियरिंग करके ये क्यों करना चाहते हैं, या कुछ भी आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड हो। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर, 12th करने के समय मेरे पास जो ऑप्शन थी या मेरी जो इंटरेस्ट थी, उससे मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करना, मुझे या जो भी आपकी स्ट्रीम है वो करना ज़्यादा अच्छा मुझे लगा, नेचुरल इंटरेस्ट के कारण। पर मैंने एज ए वैल्यू टू माई लाइफ कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ, उसमें मुझे लगा कि ये सर्विसेज जो हैं वो मुझे एट द सेम टाइम एक करियर भी देती है, और लोगों के बीच एक सोसाइटी को रिटर्न करने का एक मौका भी देती है। तो इसलिए मैंने इसको चुना, और एक बहुत अच्छी करियर भी है, ये बोल सकते हैं। फिर आपसे ये पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू लीव द करंट जॉब? तो आप उसमें आप बोल सकते हैं कि सर, आई डोंट वांट टू लीव माय करंट जॉब, आई जस्ट वांट टू गेट इनटू द स्टेट सर्विसेज। मतलब कि मैं जहाँ पे हूँ वो बहुत अच्छी जगह है, अच्छी नौकरी है, पर मुझे लगता है कि गेटिंग इनटू दीस सर्विसेज, इस सर्विसेज में अगर मैं आता हूँ तो ये मेरे लिए एक करियर का बहुत बड़ा अपग्रेडेशन होगा। तो मतलब किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं करनी है, आप जहाँ भी हो, जिस जगह पे भी हो।
फिर आपसे ये पूछा जाता है कि आप इतने दिन से क्या कर रहे थे, 5 साल 6 साल से क्या कर रहे थे? तो आप 6 साल से बस तैयारी ही कर रहे थे, 5 साल से बस तैयारी ही कर रहे थे। तो एक तो चीज़ है कि हाँ, आपको इसमें हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ सर, मुझे इतने दिनों से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल पाया है और मैं इसकी कमियाँ ढूँढ रहा हूँ सर, मैंने फिर से काम किया है और मैं इसको ये करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जब आप एक तो आप अपनी जो वहाँ पे जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैंने इतने टाइम से मैं ये कर रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम उस समय आपकी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आप वहाँ पे फर्मली बोले कि हाँ सर, मैंने ये किया है और मैं अभी लगा हूँ इसमें, ऐसे कर रहा हूँ। जो मेरी पहले की गलती हुई है उसको मैं सुधार रहा हूँ और मैं होपफुल हूँ इस रिज़ल्ट के इस ईयर रिज़ल्ट के लिए। यहाँ पे आप नेगेटिव एस्पेक्ट में ना जाएँ कि या फिर मायूसी वहाँ पे ना दिखाएँ। आई थिंक वो ज़्यादा नेगेटिव चीज़ हो जाएगा। फिर आप एक 5 प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या फिर आपकी कॉलोनी कुछ भी पूछ सकते हैं, कॉमन चीज़ है। या फिर आपने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, उसकी क्या 5 प्रॉब्लम है। तो ये कॉमन कुछ चीज़ें जो होती है कि आप इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कहीं भी। फिर या क्राइम है या फिर वो फ्लड रीजन है या ड्राउट रीजन है, तो आप वहाँ से चुन सकते हैं कि ड्राउट इज़ अ मेजर वो। फिर वायलेंस अगेंस्ट वीमेन जो है, उत्तर प्रदेश अक्सर इस चीज़ के लिए न्यूज़ में रहता है, तो वो चीज़ें आप बोल सकते हैं। और क्राइम पे इनफैक्ट अगर बात होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्राइम को ज़्यादा सेंसेशनलाइज़ किया जाता है मीडिया के द्वारा, रादर दैन हम दूसरे स्टेट की बात उतनी नहीं सुनते हैं। तो इसलिए आपके पास एक एनसीआरबी की डेटा होनी चाहिए कि अगर आपसे बोला जाए कि व्हाई उत्तर प्रदेश सो बैड इन दिस थिंग, तो आप वहाँ पे आप विद डेटा बात करें एनसीआरबी की, आप डेटा देख लें कि व्हाट इज़ द ट्रेंड इन उत्तर प्रदेश और उसमें पहले से सुधार हुआ है या पहले से और बिगड़ी है बात, वो देखें और दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश कैसा कर रहा है। तब आप इस चीज़ को ये दें, ये आपको एनसीआरबी के वेबसाइट से मिल जाएगा। अगली जो क्वेश्चन होती है कि हाउ विल यू डील विथ दिस इन एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी चीज़ें हों सो। तो एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि आपसे जब बोला जा रहा है कि हाउ विल यू डील विथ दिस इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप टेक्निकली वहाँ पे ना जाएँ, क्योंकि आपकी जो फ़ील्ड की नॉलेज है, वो आपके पास नहीं है। आपके पास क्या है कि कोई भी चीज़ में आप देखेंगे कि आप एक प्रो पीपल होनी चाहिए आपकी एटीट्यूड। तो जैसे कि कुछ भी कोई प्रोटेस्ट है, तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि मैं लोगों से बात करूँगा, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा या फिर मैं उनकी इश्यूज़ को देखूँगा और मैं देखूँगा कि सिस्टम में क्या है, देखना, या फिर मैं एक कमेटी बनाऊँगा। इस तरह की चीज़ें जिसमें आप उनको पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, लोगों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। या फिर जहाँ पे कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन अगर है पॉसिबल, तो वहाँ आप कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन के थ्रू आएँ। जैसे कि एक छोटा-सा हो सकता है एक प्रॉब्लम कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो मिड डे मील नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो बना रही है औरत, उसको लोग अ, डायन कह के मतलब डायन के बारे में ये करते हैं, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? तो इसमें आप बोल सकते हैं कि आई विल लीड बाय एग्ज़ाम्पल, मैं खुद जाके खाऊँगा सर, या पूरी टीम को ले जाके खाऊँगा और फिर लीड बाय एग्ज़ाम्पल करूँगा। तो इन सब चीज़ों से आप मतलब आपको बेसिकली प्रो डेमोक्रेटिक ऑन द लाइन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आंसर देनी है, और दूसरी जहाँ तक हो सके, अगर केस स्टडीज से आपको कुछ इनोवेटिव चीज़ आपको पता है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। फिर फाइनली जो है कि डूज और डोंट्स की बात कुछ करते हैं। जैसे कि जो एग्जामिनर पहले आपसे पूछते हैं कि आप हिंदी में भी बोल सकते हैं या इंग्लिश में भी, लेकिन अगर वो हिंदी में बोल रहे हैं तो आपने भले ही मीडियम इंग्लिश दिया हो, लेकिन आप भी हिंदी में ही बात करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। द सेकंड इज़ ड्रेस जो है वो आपकी यूनिफ़ॉर्म ड्रेस जो है वो बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए। फिर डोंट ऑफेंड द इंटरव्यूअर, जैसे कि कभी वो गलत भी बोलते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उनको करेक्ट करें। आप अपनी चीज़ों को दूसरी तरह से माउल्ड करके उनके सामने ऐसे प्रेज़ेंट करें कि उन्हें सही आंसर मिल जाए, बट डोंट ऑफेंड देम, या फिर बहस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ उनके हाथ में आपका करियर है। एंड कभी-कभी आपको स्टैंड चेंज करने की ज़रूरत होती है। यूजुअली आपने अगर किसी मुद्दे पे एक स्टैंड ले लिया है, तो उसे आप ना चेंज करें तो ज़्यादा बेटर है।
पर कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज़ पे स्टैंड चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप उस समय बोल सकते हैं कि सर मैंने इन फैक्टर को कंसीडर करके ऐसा सोचा था, पर सर मुझे लग रहा है कि अगर मैंने इस फैक्टर को नहीं कंसीडर किया था, अगर मैं इसे भी कंसीडर करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये स्टैंड मेरी बेटर है या ये चीज़ें हैं। तो आप स्टैंड चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी लॉजिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वहाँ भी इससे आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखती है कि आप फ्लेक्सिबल इंसान हो और आप लॉजिकल हो। आप अपनी जो स्टैंड है वो बेस्ड ऑन रीज़न रखते हो रादर दैन इंस्टिंक्ट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज पोस्ट, आई विल आंसर टू देम, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।